23 मार्च 1931 की रात लाहौर की जेल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन उस खामोशी को चीरते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तीन नौजवान बेखौफ फांसी के तख्त की ओर आगे बढ़ रहे थे। मौत सामने खड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। उनमें से सबसे आगे थे भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र, लेकिन उनके हौसले ने नीच और जालिम अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस नौजवान की कहानी जिसने अपनी सोच, अपने साहस और अपने बलिदान से पूरे हिंदुस्तान के दिल में आग जलाई। यह कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी इस बच्चे की नस नस में देशभक्ति दौड़ रही थी। उनकी माँ विद्यावती देवी एक सच्ची देशभक्त थी। वो एक गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनाकर बेटों में साहस भरती थी। वो बेटों से कहती, तू सिर्फ मेरा नहीं, इस धरती माँ का लाल है। एक दिन भगत सिंह जी के पिता खेत में बीज बो रहे थे। उन्होंने यह देखकर इस चीज की नकल की और मिट्टी में बंदूक दबाने लगे। जब उनके पिता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ बंदूकें बो रहा हूँ। जब ये बंदूकें उगेगी तो हम इन अंग्रेजों को मार भगाएंगे। नन्हे बालक की यह बात सुनकर पिता को यह आभास हुआ कि यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। वो अमृतसर पहुंचे और उस खून से सनी मिट्टी को बोतल में भरकर घर ले आए। उन्होंने कहा, ये मिट्टी मुझे हर रोज याद दिलाएगी कि हमें इन खूनी अंग्रेजों को अपने देश से बाहर फेंकना है। उस पल से एक मासूम बच्चा खत्म हुआ और एक क्रांतिकारी जन्म ले चुका था। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से की और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोरा और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों से हुई। उन्हें किताबों से इश्क था। मार्क्स, लेनिन, गीता, उपनिषद उन्होंने सब पढ़ डाली। उनका विश्वास था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यानी बंदूक और बम रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन असली क्रांति विचारों से होगी। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, पंजाबी, संस्कृत, आयरिश आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। भगत सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी माँ थी। जब बेटा जेल में भूख हड़ताल कर रहा था, माँ मिलने गई तो भगत सिंह को इस हालत में देखकर वह भावुक हो गई। उन्हें शांत कराते हुए भगत सिंह ने कहा, तू रो ना माँ, तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। जब फांसी का दिन तय हुआ तो विद्यावती देवी ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए ही शहीद होगा। इतना बड़ा दिल शायद एक सिर्फ माँ का ही हो सकता है। भगत सिंह के पास वैचारिक ताकत थी, साथ ही उनके साथ कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने क्रांति की नींव रखी। सुखदेव, उनके बचपन के दोस्त और गहरे साथी। राजगुरु, महाराष्ट्र का वीर जिनकी गोली कभी निशाने से चूकती नहीं थी। बटुकेश्वर दत्त, असेंबली बम कांड में उनके साथ खड़े रहे। चंद्रशेखर आजाद, जिनका प्रण था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। भगवती चरण वोरा, विचारक और योजनाकार, जिनकी असमय मौत ने भगत सिंह को गहरा झकझोर दिया। सभी ने मिलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया। इसका सपना था एक ऐसा भारत जहां गरीबी, भूख और अन्याय ना हो। भगत सिंह कहते थे, हम सिर्फ इन गंदे अंग्रेजों को भगाना ही नहीं चाहते, हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में नारे गूंजे, साइमन गो बैक। लाहौर में प्रदर्शन हुआ। पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट ने निर्दोषों पर लाठियां बरसाई। लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने कसम खाई, इस नीच अंग्रेजी हुकूमत को हम चैन से नहीं जीने देंगे। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली से उड़ाया। पूरा साम्राज्य कांप उठा। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत के नौजवान उनके लिए मौत का पैगाम बन चुके हैं। भगत सिंह समझते थे कि क्रांति की गूंज संसद तक जानी चाहिए। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि इन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए था।
पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों को लगा कि इन्हें पकड़कर वो डर दिखा देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पूरा भारत भगत सिंह के नाम से गूंज उठा। भगत सिंह का यह मानना था कि ये अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, परंतु मेरे विचारों को नहीं। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों को अपराधियों की तरह रखा गया। उन्होंने भूख हड़ताल की। मांग थी कि उन्हें किताबें और राजनीतिक कैदियों जैसी इज्जत मिले। ये हड़ताल 116 दिन चली। जहां विज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भोजन के बिना नहीं जी सकता, उन्होंने 116 दिन तक कुछ नहीं खाया और जेल में भी संघर्ष किया और अपनी हक की लड़ाई लड़ी और देशभक्ति में लगे रहे। उनके साथी जतिन दास ने इस हड़ताल में प्राण दे दिए, लेकिन भगत सिंह झुके नहीं। उन्होंने कहा, हमारे लिए जेल भी लड़ाई का मैदान है। वे सिर्फ एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे। जेल की दीवारों ने उनके विचारों को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लिखा। क्रांति की आवश्यकता, जिसमें बताया कि क्रांति का मतलब सिर्फ गोली और बम नहीं, बल्कि अन्याय का अंत है। जेल नोटबुक, जिसमें दुनिया के क्रांतिकारियों और विचारकों के उद्धरण भरे हुए थे। उन्होंने साफ कहा था, आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि हर तरह की गुलामी से आजादी। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से घिर गए। उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली और उनका प्रण पूरा हुआ। मैं कभी भी इन दुष्ट अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। इस खबर ने भगत सिंह को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। 23 मार्च 1931 की शाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के तख्त पर चढ़े। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्हें मारकर आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन असल में उन्होंने 3 नौजवान को अमर कर दिया। उस रात भारत ने अपने 3 बेटे खोए, लेकिन एक अमर ज्वाला पाली। फांसी देने की वास्तविक तारीख 24 मार्च 1931 थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने फांसी का असली समय बदल दिया। 11 घंटे पहले ही, रात के अंधेरे में, तय समय से पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इतना ही नहीं, उनकी लाशों को परिवार को भी नहीं सौंपी, बल्कि उनके शरीर को टुकड़ों में काटकर सतलुज के किनारे मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। ऐसा करते हुए वहां आसपास के लोगों ने देख लिया। उन्होंने उनके जले शरीर को उठाया और विधि पूर्वक सम्मान के साथ हुसैनी वाला गांव, जो आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी समाधि बनाई गई, जहां की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। ये तीनों नायक जो अंत तक एक साथ रहे और देशभक्ति में लगे रहे, आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और वो हमेशा के लिए रहेंगे। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। पूरे देश ने उन्हें सलाम किया। आज भी भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। उनका कहना था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा होना है। और सच कहे तो जब तक इस धरती पर अन्याय रहेगा, तब तक भगत सिंह की आत्मा हर नौजवान में जिंदा रहेगी। हमारे देश को भगत सिंह जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। फांसी से पहले भगत सिंह द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, जो व्लादिमीर लेनिन द्वारा लिखी गई है, पढ़ रहे थे। जब भगत सिंह से आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस 10 पन्ने और पढ़ना बाकी है। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। सोचिए, मौत सामने थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे और उनकी चाहत थी ज्ञान। आज हम देखते हैं कि हमारी पीढ़ी घंटों सोशल मीडिया में फंसी रहती है। अगर उसी वक्त को किताबों और ज्ञान में लगाया जाए, तो हम सच में देश को बदल सकते हैं। तो ये थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और अंत तक आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो सवाल उठता है, अगर भगत सिंह आज हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए होते हैं, हमारे देश की क्या सूरत होती। ये जानेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और उन नायकों के बारे में बात की जाएगी जिन्हें इतिहास द्वारा भुला दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।